सो हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो उसे वॉच कर लेना, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। उसमें बहुत सारे बैरियर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है एंड नेक्स्ट बैरियर हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। सो देखो, आज हम लोग यहाँ से इन बैरियर मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी की बुक को ओपन कर लो एंड अंडरलाइन करते जाना साथ के साथ। So in barrier methods, ovum and sperm are prevented from physically meeting with the help of barriers. कुछ barriers के थ्रू वो physically meeting होने से हम उनके रोकते हैं, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं ovum and sperm की। ओके, such methods are available for both males and female. and ये जो methods हैं ये male and females के लिए, दोनों के लिए available हैं, ठीक है। So first is the condom, and condom a barrier made of thin rubber. ये thin rubber का बना हुआ होता है, latex sheath that are used to cover the penis in the male or vagina. कॉन्डम जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, और ये जो है आपका जो मेल पेनिस होता है उसे कवर कर लेता है। इन फीमेल्स में ये वजाइना एंड सर्विक्स को कवर करता है। ओके, जस्ट बिफोर क्वाइटस so that ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract. So जब ejaculation हो जाता है उसके बाद जो सीमन होता है वो वजाइना में एंट्री नहीं करता है, ठीक है। तो मैं आपको इनकी इमेजेस दिखा देती हूँ। तो देखो, दिस इज मेल कॉन्डम, ठीक है, एंड दिस इज फीमेल कॉन्डम। ओके, आपकी एनसीईआरटी की इमेजेस हैं, आप बुक में भी देख सकते हैं। सो देखो, जो निरोध होती है ना, निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम। निरोध जो है वो एक पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम है फॉर द मेल्स। यूज ऑफ कॉन्डम हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीआईज एंड एड्स, ठीक है। तो ये क्या है कि इसका यूज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इसके कुछ और भी एडिशनल बेनिफिट हैं। सिर्फ इतना ही बेनिफिट नहीं है कि ये सिर्फ आपको मेल ओवम एंड स्पर्म का मीटिंग होने से प्रिवेंट करता है। दैट इज नॉट ओनली द रीजन ऑफ कॉन्डम्स, ठीक है। ये आपके एसटीआईज एंड एड्स के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जो होती हैं इनका प्रयोग करने से वो भी आपका नहीं होती हैं, ठीक है, वो ट्रांसफर नहीं होती हैं एक दूसरे से। सो आपको चीजें समझ आ रही है ना। मतलब इसका सिर्फ एक ही यूज नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस किस तरीके के लिए हम यूज करते हैं बैरियर्स का, तो ओनली नॉट द यूज ऑफ प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, ठीक है, ऑल्सो यूज द prevent the sexual transmitted diseases just like AIDS. Okay, both the male and the female condoms are disposable. दोनों के दोनों कॉन्डम्स जो होते हैं डिस्पोजेबल होते हैं, ठीक है। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, और इसे हम लोग खुद ही लगा सकते हैं, हमें किसी और की नीड नहीं होती है। एंड देयर बाय गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर। डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स आर आल्सो बैरियर ऑफ मेड ऑफ रबर। ये भी रबर के बने हुए होते हैं। दैट आर इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जो कि आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में लगाए जाते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं टू कवर द सर्विक्स को कवर करने के लिए ड्यूरिंग द क्वाइटस। ओके, दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाई ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। ये क्या करता है, आपके ब्लॉक कर देता है एंट्री की, सॉरी, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है थ्रू द सर्विक्स। दे आर रीयूजेबल, ये रीयूजेबल होते हैं, ठीक है। डायफ्राम, सर्विकल कैप, वॉल्स जो होते हैं यूजेबल होते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम भी होती है, जेलीज होती हैं, एंड फॉर्म्स आर यूजुअली used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. Another effective and popular method is the use of intrauterine devices, IUDs. कुछ और भी आपके मेथड्स होते हैं, दैट इज द इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस। यहाँ आपकी ये जो फुल फॉर्म है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो आपकी फुल फॉर्म है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। IUDs की फुल फॉर्म क्या होती है, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस। ओके, सो दीज डिवाइसेज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर। ये डिवाइसेस जो है वो डॉक्टर्स के थ्रू इंसर्ट किए जाते हैं, एक्सपर्ट्स के थ्रू किए जाते हैं, नर्स के थ्रू किए जाते हैं, यूटेरस में किए जाते हैं, ठीक है, यूटेरस में थ्रू द वजाइना, ठीक है। दीज इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेरिन से देखो यूटेरिन में ही लगेंगे, इंट्रा मीन्स इंसर्ट करना, ठीक है, यूटेरिन मीन्स यूटेरियन, ठीक है। सो चीजों को कनेक्ट करके सीखने की कोशिश किया करो। So these intrauterine devices are presently available as the non-medical IUDs, जैसे लिप्स लूप, इस तरीके से आपके प्रेजेंट होते हैं, अवेलेबल होते हैं, ठीक है। कॉपर से रिलीजिंग होता है आईयूडी, जिसमें आपका कॉपर T एंड कॉपर 7 आता है। ओके, एंड द हॉर्मोन्स रिलीजिंग आईयूडीज भी होते हैं, कुछ हॉर्मोन्स रिलीजिंग भी होते हैं जो कि प्रोजेस्टासर्ट होते हैं, जैसे LNG20। IUDs increase
फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये आईयूडीज जो होते हैं वो स्पर्म की फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देते हैं विद इन द यूटेरस। एंड द कॉपर आयंस वाले जो होते हैं वो सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी रिलीज करते हैं, मतलब कॉपर आयन वाले जो आईयूडीएस हैं वो क्या करते हैं आपके स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देंगे एंड द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को भी डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज इन एडिशन, और जो ये आईडीज जो होते हैं वो यूटेरस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देते हैं, जिसके बाद इम्प्लांटेशन नहीं होता है। एंड आईडीएस का यूज जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है, जिससे अगर आपको प्रेगनेंसी को डिले करना हो या फिर चिल्ड्रन मतलब प्रेगनेंसी को डिले करना हो, आप यही समझिए कि प्रेगनेंसी को डिले करना है या फिर स्पेस चिल्ड्रन करना है, मतलब एक प्रेगनेंसी हो गई है, कुछ टाइम बाद प्रेगनेंसी अफोर्ड करनी हो तो उसके बाद के लिए उसके बीच में स्पेस लेने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडेस्ट एक्सेप्टेड मेथड टू कॉन्ट्रासेप्शन और इन इंडिया, ये एक इतना मतलब फेमस है कि इसे इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। ओके सो देखो, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, मतलब कुछ ओरल डोजेस भी ली जाती हैं, ठीक है, ओरल डोजेस भी ली जाती हैं जिसमें क्या होता है प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन मिला करके वो बनाई जाती हैं एंड ये फीमेल्स के थ्रू ली जाती हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, मतलब ये टैबलेट की तरह दिखती हैं एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स, और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पिल्स कहते हैं, ठीक है। तो पिल्स के कुछ रूल्स होते हैं किस तरीके से इन्हें लेना होता है, तो अब वो देखते हैं, ठीक है। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग पर preferably within the first 5 days of menstrual cycle। सो देखो पिल्स को कैसे लेना होता है कि जैसे कि 21 डेज जब स्टार्ट होते हैं, ठीक है, विद इन द 5 डेज के अंदर आपको इसे लेना होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुअल occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conception। मतलब क्या है कि आपको इस तरीके से लेना होता है कि जैसे 21 डेज के लिए 21 डेज तक आपको इसे लेना होता है, 7 डेज का गैप करके, ठीक है, इस तरीके से आपको इसे लेना होता है, ठीक है। ये क्या करती है अब उसे देखते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, दे इनिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये इनिबिट कर देती है ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन को, ठीक है, एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, या तो ये सर्विकल म्यूकस जो होता है उसकी क्वालिटी का अल्टर कर देगी, बिल्कुल मतलब उल्टा कर देगी, एंड या फिर ये एंट्री ऑफ स्पर्म को नहीं होने देगी, रिटार्ड कर देती है। ओके एंड देखो पिल्स जो होती हैं वो बहुत इफेक्टिव होती हैं और इनके पास बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स होते हैं, सो इसलिए इन्हें फीमेल ज्यादा एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। अब पिल्स में कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है सहेली। सहेली एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो कि फीमेल के लिए है और इसमें क्या है नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, मतलब इसमें नॉन स्टेरॉइडल से बनाई गई है। इट इज अ वंस अ वीक पिल, ये हफ्ते में एक बार ली जाती है विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, और इसमें मतलब इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स हैं। ओके नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय द फीमेल एज इंजेक्शन। अब देखो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके भी इंजेक्शन लिया जाता है, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू ये ली जाती है। सो ये है आपका इम्प्लांट अंडर द कहाँ, हाँ, तो इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है, ठीक है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईडीज विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस, ये इसका क्या है, ये जो प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन या फिर प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का जो इंजेक्शन लिया जाता है आईडीज जो होती हैं ये आपको 72 आवर्स के अंदर लेना होता है आफ्टर द कोइटस, ठीक है। कोइटस से आप 72 आवर्स लगाओ, उसके बाद मतलब उतने ही आवर्स के अंदर आपको इसे लेना होगा, वरना फिर इसका मतलब कोई फायदा नहीं है। वेरी इफेक्टिव। सो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको 72 आवर्स के अंदर इसे लेना होता है, ठीक है। सो अब देखो ये कब मतलब हम लोग इसको कब यूज करते हैं, जब आपको प्रेगनेंसी को अवॉइड करना हो, ठीक है, प्रेगनेंसी अवॉइड करना हो तो इनके कुछ रीजन है, जैसे कि रेप के लिए, जब मतलब रेप के लिए हम यूज करते हैं, जैसे किसी का रेप हो जाता है तो हम पिल्स का यूज कर लेते हैं। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर हो जाए तो उसके लिए भी हम यूज कर लेते हैं। अब ये तो पिल्स की बात थी, ठीक है, बैरियर्स की बात हो चुकी है, पिल्स की बात हो चुकी है। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट द सर्जिकल मेथड, क्योंकि ये सर्जिकल मेथड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड
हमें इसके बारे में भी पढ़ना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो सर्जिकल मेथड्स में क्या है, सर्जिकल मेथड्स को हम स्टरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जनरली एडवाइस फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर, मतलब इसे मेल फीमेल दोनों के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं देखो सबसे पहले इसके बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें इसकी इमेजेस दिखा देती हूँ, इससे आपको इतना समझ में आ जाएगा कि फिर आपको नींद नहीं होगी एनसीईआरटी की लाइन की, आई थिंक। फिर भी मैं बता दूंगी। सो देखो मेल के लिए जो स्टरलाइजेशन होता है दैट इज कॉल्ड द वेसेक्टोमी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। वेसेक्टोमी में क्या होता है, जो वास डिफरेंस होती है, वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है एंड उसे टाइट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म नहीं जा पाता है, ठीक है। एंड जो फीमेल्स में होती है दैट इज कॉल्ड द ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है यहाँ से, जहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ से, ठीक है। और उसकी वजह से फिर वो उसे टाइट कर दिया जाता है, जहाँ से उसके ओवम्स नहीं आ पाते हैं। तो इतनी सिंपल प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये होता है सर्जिकल मेथड, ठीक है। पर एक बात ध्यान रखना, दिस इज द परमानेंट। परमानेंट क्यों, क्योंकि बेटा ये कट हो चुके हैं तो दोबारा जुड़ेंगे नहीं, दोबारा जुड़ने का कोई चांस नहीं है। तो दिस इज द परमानेंट। सो देखो यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है कि ब्लॉक्स को गैमेट्स को जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। एंड स्टरलाइजेशन जो मेल में होती है उसे वेसेक्टोमी कहा जाता है, एंड फीमेल्स में जो होती है उसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और वेसेक्टोमी क्या किया जाता है, स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस को कट करके उसे रिमूव करके टाइट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। एंड उसके बाद जो स्क्रोटमी के जो स्पर्म रहते हैं वो वहीं की वहीं रह जाते हैं। और इसी तरीके से ट्यूबेक्टोमी में स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, उसे भी टाइट अप कर दिया जाता है, ठीक है। सो दीज टेक्निक्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, मतलब ये दोबारा से रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। सो ध्यान रखना, देखो ये एक, देखो इधर की साइड द मेडिकल टर्मिनेशन एमटीपी जिसे बोला जाता है, अबेंडमेंट बोला जाता है, ये 2017 वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with the intention of reducing the incidence of illegal abortion। इलीगल माना जाता था इससे पहले, लेकिन फिर इसे आपका बाद में लीगल कर दिया गया था, ठीक है। सो इसमें क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि कब कब वेसेक्टोमी सॉरी मेडिकल टर्मिनेशन हो सकता है, 12 वीक में हो सकता है, ठीक है। एंड प्रेगनेंसी हैज लास्टेड मोर देन 12 वीक बट फ्यूअर देन 24 वीक्स तक हो सकता है, ठीक है। So देखो it needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with the qualified medical professional। मतलब हमें ना इसे मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनसे एक बार एडवाइस लेने के बाद ही यूज करना चाहिए, और क्या यूज करना है उसके हिसाब से हमें देखना चाहिए, ऐसे ही बिना नॉलेज के कुछ भी नहीं करना चाहिए। Okay. One must also remember that contraceptives are not regular requirement for the maintenance of reproductive health. In fact, they are practiced against a natural reproductive event, conception, pregnancy. One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or delay pregnancy or space pregnancy due to personal reasons, no doubts। मतलब देखो जहाँ वहां पर जो इम्पोर्टेंट था वो हम पढ़ चुके हैं, हमें मेथड्स पढ़ने थे, हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एमटीपी के बारे में। एमटीपी की फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी को हम लोग अबॉर्शन भी कहते हैं, ठीक है। सो एमटीपी में क्या होता है कि बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड अबॉर्शन। देखो अबॉर्शन भी कहा जाता है। नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन ईयर, मतलब एक साल में कम से कम 45 से लेकर 50 मिलियन तक एमटीपीज हो जाते हैं, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancies in a year। Whether to accept legalized MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it। गवर्नमेंट, देखो यहाँ से मेन चीज स्टार्ट होती है। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन 1971। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। गवर्नमेंट ने जो एमटीपी को लीगलाइज किया था वो 1971 में किया था, ठीक है, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन। और इस पर बहुत सारी स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी लगाई थी टू यू अवॉइड इट्स मिसयूज। इसका मिसयूज नहीं करना है। मिसयूज का मतलब समझ रहे हैं आप? देखो मिसयूज का मतलब ये है कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि अगर जब उन्हें पता चल जाता है कि फीमेल है या मेल है, तो उसके बाद अगर फीमेल होती है तो वो लोग अबॉर्शन करवा देते हैं, ठीक है, एमटीपी करवा देते हैं। तो इस तरीके से नहीं करवाना है, इसलिए उन्होंने बहुत सारी स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी, ठीक है। सच रेस्ट्रिक्शन आर ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू चेक indiscriminate and illegal females fertilicides which are reported to be high in India।
अब देखो कि एमटीपी क्यों करवाई जाती है, ठीक है, एमटीपी क्यों करवाई जाती है। सो देखो एमटीपी करवाई जाती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए उसके लिए, या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो जाए तो उसके लिए होती है, ठीक है। एंड रेप वगैरह के लिए यूज की जाती है, ठीक है। एमटीपीज आर ऑल्सो इसेंशियल इन सर्टेन केसेज वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल। अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखेंगे, मतलब डॉक्टर आपको बता देता है कि अगर कंटिन्यू रखेंगे प्रेगनेंसी को तो हार्मफुल हो सकती है, या तो फीटस के लिए या फिर मदर के लिए, तो उस टाइम पर भी एमटीपी लीगल होती है, ठीक है। एमटीपीज आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी एमटीपी बिल्कुल सेफ होती है, ठीक है। 12 वीक तक, 12 वीक की प्रेगनेंसी आपकी सेफ होती है। इन द सेकंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन आर मच मोर रिस्क है, और सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें आपकी एमटीपी करवाते हैं तो वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है, ठीक है। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इज दैट द मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वेक्स व्हिच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फीटल टू। मतलब वो दोनों मदर एंड फीटल दोनों के लिए ही हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस के मैंने बताया था, डिटरमाइन करवा देते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करवा देते हैं अनबॉर्न चाइल्ड का, और उसमें पता चलता है मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल होती है तो उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता है। इस तरीके का यूज किया जाता था, लेकिन अब ये इलीगल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों पर भी एमटीपी नहीं होता है। Such practice should be avoided because these are the dangerous both the young mother and the fetus. Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factor involved the illegal abortion as well as providing more health and facilities could reverse the mentioned unhealthy trend. मतलब बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, एंड फीटल एंड मदर को इतने मतलब नुकसान हो सकते हैं, डेंजरस भी है दोनों के लिए, ठीक है। तो और कुछ चीज़ों के लिए इलीगल भी है जो कि रिस्की फैक्टर्स हैं, जैसे कि बताया बहुत सारी चीज़ों के लिए इलीगल है, उस तरीके से नहीं यूज़ करना है, जैसे डिटर्मिनेशन करवा करके आप एमटीपी करवा रहे हो, तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों का यूज़ करना होता है। तो हमारा ज़्यादा चैप्टर नहीं रह गया है, थोड़ा सा रह गया है, तो आई होप अब हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई थिंक मुझे इसी वीडियो में फिनिश कर देना चाहिए, थोड़ा सा चैप्टर रह गया, ओनली दिस इज द लास्ट टॉपिक, सो कंप्लीट करते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड infection, STIs, infection or disease which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexual transmitted infection। तो ये तो आपको पता ही है कि sexual transmitted infection किसे कहते हैं। जो sexual intercourse के थ्रू डिसीजेस फैलती हैं उनसे हम लोग sexual transmitted infection कहते हैं, ठीक है। और इन्हें हम लोग वेनेरियल डिसीजेस भी कहते हैं, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल, वाओ, एग्जाम्पल्स देखो, गोनोरिया, साइफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लेमिडाइसिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियास, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स द most discussed infection recent year, HIV. This is the most important, HIV, the some of the common STIs, ओके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजेस हैं, ठीक है। HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस एंड इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर 7। HIV के बारे में चैप्टर 7 में बताया गया है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको HIV के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन बताई थी, ठीक है। Some of these infections like hepatitis B and HIV can be also transmitted by sharing of injection needles, surgical instrument। मतलब hepatitis B and HIV जो है वो आपके needles के थ्रू या surgical instruments के थ्रू, एंड एक आपका ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, देखो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर हम ट्रांसफ्यूजन ब्लड करते हैं, एंड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू फीटस में भी जा सकता है, एक्सेप्ट फॉर hepatitis B, genital herpes and HIV infection or other diseases are completely curable if detected early and treated properly। मतलब जो ये 3 डिसीजेस हैं, कौन सी 3 डिसीजेस, ये 3 डिसीजेस, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स एंड HIV, ये तीनों डिसीजेस आपकी क्योरेबल नहीं है, ठीक है, ये इनक्योरेबल हैं। ये तीनों डिसीज आपकी इनक्योरेबल है, इनका इलाज नहीं किया जा सकता, और बाकी की जो मैंने एग्जांपल बताए हैं उनमें वो सारी डिसीजेस जो है वो क्योरेबल हैं अगर उनका ढंग से इलाज किया जाए तो, एंड टाइम पर किया जाए तो, ठीक है। सो देखो, अर्ली सिम्टम्स ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूडिंग इचिंग। इसमें जो अर्ली सिम्टम्स आते हैं वो इचिंग वगैरह होती है, फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, स्लाइटली पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। इन द जेनिटल रीजन इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन भी asymptomatic and hence may remain undetected for long। मतलब इसमें क्या होता है कि ये ध्यान रखना है, जो आपके इसमें सिम्टम्स बताए गए, इचिंग होती है, फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, स्लाइटली पेन होता है, स्वेलिंग होती है, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द STIs
deter the infected person from going for timely detection and proper treatment। और इसमें proper treatment and time पर treatment लेना होता है, ठीक है। this could lead to complication later, वरना इसकी वजह से बहुत सारे complication हो सकते हैं which include pelvic inflammatory diseases, जिसकी वजह से आपको फिर ये pelvic inflammatory disease भी हो सकती है, जो कि ये है, जिसकी फुल फॉर्म है, सॉरी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PID, ठीक है। फिर अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो STI जो है वो मेजर डिसीज है यार, हेल्दी सोसाइटी बनानी है तो इस तरीके की अगर डिसीज होती हैं तो टाइम पर क्योर करवाना होता है, ठीक है। प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दीज डिसीजेज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर इसका प्रिवेंशन होता है। टू ऑल पर्सन आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शन, देयर इंसिडेंस एंड are reported to be very high among persons in the age groups 15 to 24, the age group to which you will also belong। there is no reason to panic because प्रिवेंशन इज पॉसिबल। इसमें देखो ये 15 से 24 साल की एज तक किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, और इससे घबराने वाली बात कोई नहीं है बिकॉज दीज आर द क्योरेबल डिसीजेस, इसका प्रिवेंशन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें डरने वाली बात कोई नहीं है। अब देखो इसमें बताया गया है कि वन कोड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल्स। इन डिसीजेस के कारण जो होते हैं और इनसे बचने के लिए जो प्रिवेंशन है वो देखो, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर, अननोन पार्टनर के साथ या मल्टीपल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम ड्यूरिंग कॉर्टिस और कॉर्टस का, सॉरी, कॉन्डम का यूज कीजिए ड्यूरिंग द कोइटस, एंड इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट। अगर किसी को भी डाउट होता है दो पार्टनर्स में, सो प्लीज डॉक्टर से एडवाइस लीजिए एंड ट्रीटमेंट करवाइए। दैट इज द प्रिंसिपल्स टू फॉलो इन दिस डिसीज। अब मेन टॉपिक आता है इनफर्टिलिटी, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एंड इसमें बताया गया है डिस्कशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स, ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं इंक्लूडिंग इन इंडिया वर्ल्ड जो कि इनफर्टाइल हैं, ठीक है। दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। मतलब बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो इनफर्टाइल हैं। इनफर्टाइल का मतलब होता है जो प्रेगनेंसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। The reason for this could be many physical, congenital diseases, drugs, immunological, or even psychological in India. Often the female is blamed for the couple being childless, but more often than not, the problem lies in the male partner. Specialized health care units, infertility clinics could help in the diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children। मतलब क्या कहना चाह रही है NCERT, कह रही है कि जो ये जो रीजन है इसके पीछे, इनफर्टिलिटी के पीछे बहुत सारी रीजन हैं, जस्ट लाइक द फिजिकल कोजेनिटल रीजन है, ठीक है। ड्रग्स के लिए इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, तो बहुत सारी रीजन होते हैं। एंड जो पुराने टाइम पे क्या होता था कि फीमेल को ही सिर्फ ब्लेम किया जाता था चाइल्डलेस के लिए, बट ऐसा नहीं है। मेल पार्टनर के अंदर प्रॉब्लम होती है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मेल में भी, कभी कभी फीमेल में भी होती है, लेकिन हर बार फीमेल में ही नहीं होती, मेल्स में भी होती है। बट अब इसका जो है का ट्रीटमेंट है, इसलिए आपको डायग्नोसिस करवा करके पूरा करेक्टिव ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ठीक है। Where such corrections are not possible, कुछ corrections possible नहीं होते, the couples could be assisted to have children through certain special techniques common known as assisted reproductive technologies। अगर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जिनका मतलब कोई करेक्शन नहीं हो सकता है तो उसके लिए ART है, मतलब एक टेक्निक है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं, ओके। सो फर्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे IVF कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन outside the body in almost similar condition as that in the body followed by embryo transfer। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, एंड इस मेथड को, इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, और इसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहा जाता है। ओवर फ्रॉम द वाइफ डोनर फीमेल and the sperm from the husband donor male are collected and they are induced to form zygote under the simulated condition in the laboratory। लैब में इसकी प्रिपरेशन की, मतलब लैब में इसे बनाया जाता है
ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन किया जाता है एंड जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक होने तक उसे कुड देन भी ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब में उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो उसे हम लोग कहते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, फैलोपियन में ट्रांसफर किया जाएगा तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर आ जाएगा। एंड द एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा का होगा तो आपका यूटेरस में उसे ट्रांसफर किया जाता है, तो उसे आईयूटी कहा जाता है, इंटर यूटेरिन ट्रांसफर। ठीक है, टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद जो आपका फर्दर डेवलपमेंट जो होता है वो इन विवो फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द मेल female also could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive. Transfer of ovum collected from a donor to into the fallopian tube, जो डोनर होता है उससे ओवम को कलेक्ट करके जिस गेमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर गेमेट्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है ऑफ अनदर फीमेल में। ठीक है, जो डोनर फीमेल होती है उससे ओवम को लेकर के अनदर फीमेल में कर दिया जाता है, हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इन अनदर मेथड अटेम्प्टेड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। फिर उसके बाद क्या होता है, आईसीएसआई का यूज करके स्पर्म का इंजेक्शन दे दिया जाता है। इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। इसमें क्या होता है कि स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवम के अंदर। इनफर्टिलिटी केसेस either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm counts in the ejaculates। किसकी वजह से मतलब इनफर्टिलिटी होती है, तो मेल के अंदर इंसीमिनेशन की इनेबिलिटी हो या फिर ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंटिंग कम हो इजैकुलेशन में तो भी हो सकती है। ठीक है, कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, और इसको हम लोग आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन टेक्निक के थ्रू ठीक कर सकते हैं। इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड, सीमेन को कलेक्ट किया जाता है। देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। तो हस्बैंड से सीमेन को कलेक्ट करके हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड आइदर इनटू द वजाइना और इनटू द यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे आईयूआई कहते हैं, इंटर यूटेरिन इंसीमिनेशन ऑफ द फीमेल। तो options are many. All these techniques require extremely high precision handling by specialized professional and expensive instrument। इसमें मतलब आपके specialized professional चाहिए होते हैं and expensive instruments चाहिए होते हैं। Therefore these facilities are presently available only in very few centers in the country। बहुत ही कम centers पर ये country में present हैं। Obviously their benefit is affordable to only a limited number of people। ठीक है, बहुत ही कम लोगों के लिए ये बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इमोशनल रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर आल्सो डिफरेंस इन द एबॉर्शन ऑफ दीज मेथड्स सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ दीज प्रोसीजर इज टू हैव चिल्ड्रन। इन इंडिया वी हैव सो मेनी orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity। ठीक है, unless taken care of। Our laws permit legal adoption and it is yet one of the best method for the couple looking for parenthood। देखो सिर्फ यही एक अपनी इनफर्टिलिटी को रूट करने का तरीका नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्फेंट भी हैं जिनको हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, लीगली अडॉप्शन करके उनकी केयर करना एंड बिल्कुल उन्हें किसी को भी मतलब आप जैसे लेना चाहते हैं उसे अडॉप्ट कर सकते हैं एंड उससे अपने चिल्ड्रन की तरह रख सकते हैं। तो ये भी आपका पेरेंटहुड कर सकते हैं आप। ठीक है, ये भी एक बहुत ही अच्छा मेथड है एंड ये बहुत ही बेस्ट मेथड है फॉर इनफर्टाइल कपल्स के लिए। ठीक है, तो चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, बस इतना ही है इस चैप्टर में। एंड जो भी अंडरलाइन करवाया है उसे रिवाइज कर लेना और एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लेना। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। हमने बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है विद एनसीईआरटी लाइन्स। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।